हेलो बच्चों, एज वी नो इन द लास्ट लेक्चर हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट वाज इन द स्केलर फॉर्म। और उस टॉपिक में हमने ये देखा था जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, दोज आर प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीन्स वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है फोर्स, और इट डिपेंड्स ऑन द distance between the charges. Instead of that, it also depends on the medium between the charges, and the force was given as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. That we have done in the last lecture. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स भी बोल सकते हो आप, सॉरी यहाँ पे हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो कूलम्स लॉ में जो आपके पास फोर्स हम निकालते हैं दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जो उनके बीच में फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस एंड द डिस्टेंस, एंड वन फैक्टर वाज द इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। यहाँ उस इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंसीडर द फ्री स्पेस और द वैक्यूम हमने कंसीडर किया था मीडियम बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट को नाम दिया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नेम्ड एज, and its value is the 8.854 into 10⁻12 coulomb square per Newton per meter square. That we have already done in the last lecture. अब हमको ये पता है कि जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ओके अगर मैं एक मीडियम में फोर्स लिखना चाहूँ, एफ मीडियम मीन्स अब मैं यहाँ पे इन दोनों चार्जेस को, इस पूरे सिस्टम को उठा के वाटर में रख देती हूँ और उसमें मैं फोर्स निकाल रही हूँ। मीन्स यहाँ पे मीडियम का क्या हो जाएगा, मेरा वाटर हो जाएगा। वाटर की जगह पे आप कोई भी मीडियम कंसीडर कर सकते हो। एफ मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। आई एम राइटिंग हियर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चार्जेस आर सेम q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मैं नाम दे देती हूँ एफ वैक्यूम, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है, दैट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन द फ्री स्पेस। और जो मैंने सेकेंड इक्वेशन राइट की है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज द दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन मीडियम। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द रेशो। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। कैंसिल हुआ ये, 4 पाई गोज विद 4 पाई। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा आपके पास। जो राइट हैंड साइड पे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसको हम नाम देते हैं एप्सिलॉन आर। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो मेरे पास एप्सिलॉन आर यहाँ से क्या आएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, और द ओनली रिलेटिव परमिटिविटी हम इसको नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या आएगी आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी, और के से भी कई बार हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, के इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम हम सेम ही लेके चलते हैं, एयर और वैक्यूम टू द force between the two charges placed at the same distance apart in that medium। जिस मीडियम की हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी हमने निकालनी है, उसी मीडियम में हम फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन दैट मीडियम। अब अगर यहाँ से मैं निकालूँ एप्सिलॉन आर पुट कर लूँ यहाँ से, और हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ से आएगा एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर में कॉमन ले रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास एफ मीडियम क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर।
आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में। ओके बेटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो क्या था हमारे पास, दैट वाज द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। हमने वहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की थी, हमने जस्ट ये बोला था कि जो फोर्स होगा बिटवीन द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द डायरेक्शन। अब मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दीज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। ओके, तो अब मैं ये मान के चलूँगी कि यहाँ पे Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेट अस सपोज F12 वेक्टर, अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, मीन्स आई विल गोइंग टू मेंशन द डायरेक्शन हियर। F12 वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। ये किसके इक्वल आएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कंसीडर किया, मीन्स मैं मीडियम वैक्यूम लेके चल रही हूँ। F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। मैं से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू कंसीडर दैट द यूनिट वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 इज द R12 कैप। Then F12 will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R12 कैप। ये हमने ऑलरेडी +1 में सीख लिया है कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ F21 फोर्स है, वो कौन अप्लाई कर रहा है, Q2 के ऊपर लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q1, दैट विल बी इक्वल टू, मीडियम तो सेम है Q1 Q2 सॉरी एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी मैंने चेंज नहीं किया। देन यहाँ पे आ जाएगा R21 कैप। R21 कैप क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। ये आ गया आपके पास, इसको नाम दे रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो, हमने +1 में ये देखा था कि अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं, बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, R12 कैप दैट विल बी इक्वल टू माइनस R21 कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों यूनिट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है उनकी, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो R12 कैप की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो F12 वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R21 कैप, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से हम ये देखिए राइट हैंड साइड देख रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, F21, तो मेरे पास क्या है F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज अप्लाइड बाय द बोथ चार्जेस ऑन ईच अदर बट इक्वल एंड ऑपोजिट। जो इक्वलिटी साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या होगा, इक्वल होगा, बट जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑपोजिट। जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन जो थर्ड लाइन मोशन, तो वैसे ही है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ओके, और सेकंड जो हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा और जो आपका फोर्स है वो किसके एक्ट अलोंग हो रहा है, दैट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इफ़ द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दैट लाइन, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। तो मीन्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ने हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो क्या है कि बोथ चार्जेस आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द ईच अदर, एंड सेकेंड क्या है आपके पास, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या मतलब है कि फोर्स क्या है, जो दोनों चार्जेस को जो एक पर्टिकुलर लाइन ज्वाइन कर रही है, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दैट लाइन। दीज आर टू एडवांटेजेस ऑफ
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कभी कभी हमें पेपर में ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो अब हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो दो इंपॉर्टेंस है इसकी, इससे हमें क्या मिला है, एक तो इसने ये कंसेप्ट दिया कि दोनों चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन ईच अदर, एंड सेकेंड क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी central force, okay, or the force will act along the line joining the two charges. Okay, clear? So we will meet in the next lecture.